आज हम व्यवसाय अध्ययन में इकाई 2 पार्ट 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, एकाकी व्यापार से क्या आशय है? तो इसका उत्तर ये होगा, कोई व्यापार जो एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाई जाती है और वह स्वयं व्यापार का संचालन करता है। व्यापार के लाभ हानि का उत्तरदायित्व उसी पर होता है, चूँकि यह व्यवसाय एक या एकल व्यक्ति के द्वारा ही संचालित किया जाता है, इसलिए इसे एकाकी व्यापार कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, एकाकी व्यापार के लक्षण विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर ये होगा, 10 पॉइंट दिए हुए हैं। इसके बाद एकाकी व्यापार के गुण या दोष। तो एकाकी व्यापार के गुण या लाभ या महत्व जो है ये इसका उत्तर होगा। यहाँ पर पूरे 15 पॉइंट हैं एकाकी व्यापार के लाभ या गुण या महत्व। फिर अगला प्रश्न, एकाकी व्यापार के दोष या हानियाँ बताइए। तो एकाकी व्यापार के दोष या हानियाँ यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल 10 पॉइंट है, ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एकाकी व्यापार का सामाजिक महत्व बताइए। एकाकी व्यापार का सामाजिक महत्व ये है, इसका उत्तर होगा। कुल 6 पॉइंट दिए हुए हैं। फिर प्रश्न है, भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य कैसा है, स्पष्ट कीजिए। या भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर पूरा यहाँ से होगा, हेडिंग से लेकर के ये बाकी यहाँ तक होगा। पूरा 7 कारण है भारत में एकाकी व्यापार के भविष्य। उसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार से क्या आशा है, तो इसका उत्तर ये होगा। उसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के द्वयभाग या मिताक्षरा को समझाइए। तो इसका उत्तर ये है, द्वयभाग और मिताक्षरा। फिर प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर ये दिया हुआ है। फिर है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण और दोष। तो संयुक्त हिंदू परिवार के गुण या लाभ या महत्व जो है वो ये दिया हुआ है। कुल 11 पॉइंट है इसमें, ये महत्व या गुण। फिर है उसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष या हानि। इसका उत्तर ये होगा। कुल 6 पॉइंट है इसमें। फिर है साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। तो अर्थ जो है ये हो गया, परिभाषा यहाँ नीचे में दिया हुआ, किसी एक का भी लिख सकते हैं। फिर अगला है, साझेदारी के निर्माण के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। फिर है साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। तो साझेदारी विशेषताएं या लक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार और अन्य लक्षण। ये दोनों इसका उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, साझेदारी के गुण एवं दोष। तो पहले देखेंगे साझेदारी के लाभ। तो साझेदारी के लाभ जो है यहाँ पर दिया हुआ है, शेष अगले पेज में है। साझेदारी के लाभ जो है ये दिया हुआ है बाकी। फिर उसके नीचे एक प्रश्न बनेगा, साझेदारी के दोष बताइए। तो साझेदारी के दोष जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अगले पेज में भी है साझेदारी के दोष। फिर प्रश्न, फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। तो ये इसका उत्तर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर है। फर्म में साझेदार कौन हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर है। फिर उसके बाद साझेदार के अधिकार एवं साझेदार के कर्तव्य बताइए। तो ये अधिकार है और नीचे कर्तव्य है। इसका शेष कर्तव्य जो है अगले पेज में दिया है, 57 नंबर। ये है बाकी साझेदारों के कर्तव्य।
फिर प्रश्न है, क्या अवयस्क भी साझेदार हो सकता है? तो ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अवयस्क साझेदार के अधिकार बताइए और उसके दायित्व। तो ये अधिकार है और नीचे जो है वो अवयस्क साझेदार के दायित्व हैं। ये इसका उत्तर होगा। फिर प्रश्न है, साझेदारी और एकाकी व्यापार में या एकाकी व्यवसाय में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा साझेदारी और एकाकी व्यवसाय में अंतर। फिर है, पंजीयन से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, साझेदारी पंजीयन कराने की विधि समझाइए। तो इसका उत्तर होगा। फिर प्रश्न, साझेदारी पंजीयन न कराने के प्रभाव बताइए। तो इसका उत्तर होगा पंजीयन न कराने के प्रभाव। फिर प्रश्न है, पंजीयन कराने से क्या लाभ होता है? पंजीयन से होने वाले लाभ 5 प्रकार के दिए हैं। फर्म को लाभ, साझेदार को लाभ, नया साझेदार को लाभ, अन्य पक्षों को लाभ और पृथक होने वाले साझेदार को लाभ। फिर प्रश्न है, साझेदारी संलेख से क्या आशय है? इसका उत्तर होगा। फिर प्रश्न है, साझेदारी संलेख के लक्षण या विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है। प्रश्न, साझेदारी संलेख का लिखित होना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं? तो ये इसका उत्तर है। इसका शेष अगले पेज में दिया हुआ, पेज नंबर 63 में, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसके बाद फिर शेष नियम इधर दिए गए हैं। कुल 13 नियम है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। फिर साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है? तो ये इसका उत्तर है। फिर प्रश्न है, फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा। फिर प्रश्न, सहकारी संगठन के उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न, सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषा। सहकारिता का अर्थ यहाँ तक है, आप भी परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद सहकारी संगठन के लक्षण या विशेषताएं। यहाँ पर इसका उत्तर है। टोटल 12 पॉइंट दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, सहकारी समिति के गुण या लाभ बताइए। तो इसका उत्तर हो। फिर अगला प्रश्न, सहकारी समिति के दोष या सीमाएं लिखिए। तो ये है सहकारी समिति के दोष या सीमाएं। कुल 8 पॉइंट। फिर अगला प्रश्न है, कंपनी का अर्थ बताइए। कंपनी का अर्थ ये है। फिर परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी एक परिभाषा हम लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद कंपनी की विशेषताएं लिखिए। तो कंपनी की प्रमुख विशेषताएं यहाँ दिया हुआ है। कुल कंपनी की 11 विशेषताएं दी गई है। फिर है, कंपनी संगठन के लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है। शेष अगले पेज में है। कंपनी संगठन के लाभ कुल 12 पॉइंट दिए हुए हैं। फिर प्रश्न है, कंपनी संगठन के दोष लिखिए। तो कंपनी संगठन के दोष हैं। फिर अगला प्रश्न, सहकारी समिति और कंपनी में असमानता या अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, सहकारी समिति और कंपनी में अंतर। फिर प्रश्न है, प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट कंपनी का अर्थ, प्राइवेट कंपनी की विशेषताएं। इसके बाद है पब्लिक कंपनी
से क्या आशय है, ये है। फिर प्रश्न है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है, तो यहाँ पर 4 अंतर दिया है, अगले पेज में और अंतर है, कुल 11 अंतर है इसमें। फिर अगला प्रश्न है व्यावसायिक उपक्रम का क्या अर्थ है, तो ये है इसका उत्तर। व्यावसायिक उपक्रम की विशेषताएं लिखिए, तो इसकी विशेषताएं कुल 4 पॉइंट। फिर प्रवर्तन का क्या आशय है, तो ये इसका उत्तर है। प्रवर्तक का अर्थ एवं परिभाषा उसके नीचे दिया हुआ है। फिर प्रश्न है प्रवर्तकों के दायित्व बताइए, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रवर्तकों के दायित्व, कुल 9 पॉइंट हैं। फिर प्रश्न है पार्षद सीमा नियम से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है पार्षद सीमा नियम का महत्व बताइए, तो ये उत्तर इसका पार्षद सीमा नियम का महत्व। पार्षद अंतर नियम से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है पार्षद सीमा नियम से आशय। पार्षद अंतर नियम की विशेषताएं लिखिए, तो इसका उत्तर होगा। इसके बाद पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम में क्या अंतर है, तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम में अंतर। शेष अंतर अगले पेज में, ये शेष अंतर है पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रविवरण से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है प्रविवरण के लक्षण या विशेषताएं बताइए, ये है। उसके बाद प्रविवरण के क्या उद्देश्य हैं, तो इसका उत्तर ही होगा प्रविवरण के उद्देश्य। स्थानापन्न प्रविवरण से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है स्थानापन्न प्रविवरण। फिर प्रश्न स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमन करने की दशाएं लिखिए, तो इसका उत्तर हो। उसके बाद प्रविवरण का निर्गमन कौन करता है, तो इसका उत्तर है ये उत्तर है प्रविवरण का निर्गमन कौन करता है। फिर प्रश्न है स्थानापन्न प्रविवरण की विषय सामग्री लिखिए या स्थानापन्न प्रविवरण की विषय सामग्री को बताइए, तो इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई रहती है, ये इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में हमने देखा।